सादर आमंत्रित हैं। मैं नमन और प्रणाम के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। ओम। सबको प्रणाम। योगाहार ये जो हृदय से जो जुड़े हुए जो सब महानुभाव है, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सुप्रभात। महाराष्ट्र के ये छोटे से देहात में हम अपना ये सब जो योगाहार का जो अभ्यास है, इसमें भी सुबह से जुड़े हुए हैं। धन्य है ये भूमि भारत कि जहाँ ये ऋषि मुनियों की आंशिक जो साधना है वो सबको जगाती है, सबको प्रेरित करती है, आदर्श देती है। हम सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं और अपना जो छोटा सा जो कई अनुभव है अपने ये पथ का, ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमस्तुते। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सबको प्रणाम। हम थोड़ा अपना परिचय देते हुए अपने गोपाल गौशाला के बारे में आपके सामने विचार रखते हैं। देखो, हमारा नाम शिवाजी दुंडराव गडदे है। छोटा सा गांव है ये, जिसमें सब जनजाति का वास्तव्य है। जो हमारे महाराष्ट्र में 12 बलुतेदार बोल के कहते हैं, कि 12 कास्ट के 21 कास्ट के लोग हैं हमारे गांव में, 21 कास्ट के। अब सब मिलके जुल के रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। ऐसा गांव का नाम है हत्ता नाइक, तहसील सेनगांव है, जिला हिंगोली है। और हमारी रंजना दीदी की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें यहाँ योगाहार में जुड़ने में इनकी सहायता मिली है, इनका ये मिला है। तो हम प्रथम उनको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमें यहाँ सबके बीच में लाया है और अपना विचार रखने के समय दिया है। अपना छोटा सा प्रवास हमारा, हम छोटा सा ऐसा है, हम ये शालेय शिक्षण ज्यादा नहीं पढ़े। चौथी 5वीं कक्षा में हम थे, तब हमारे गुरुजी ने हमें आध्यात्म की ओर लेके गए। अध्यात्म करने के लिए हम पूना के पास श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का आलंदी नाम का ये क्षेत्र है, बहुत बड़ा पावन क्षेत्र है। वहां कुछ दिन 4-5 साल रहे। और पुराने जमाने में बहुत बड़ा ये होता था कि जल्दी शादी करना, और वो 3-4 साल में हमारी शादी हुई। 5वीं कक्षा के बाद 3-4 साल में हमारी शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर हम थोड़ा ये कर रहे कि वही आप ये इसमें सब ये होने वाला है, जीवन जीने वाला है। तो हम वहां से भाग निकले। हाँ, किसी को पता नहीं, हम गए, हम यूपी में गए, उत्तर भारत में गए। वहाँ ऋषिकेश में हम कुछ वास्तव्य रहे। घर को किसी को पता नहीं हम कहाँ गए। उस समय तो मोबाइल नहीं थे और कुछ समय का कुछ जानकारी का माध्यम भी नहीं था। तो हम 5-7 साल वहाँ ऋषिकेश में रहे। कुछ संस्कृत अध्ययन करने का मन था, कुछ अध्यात्म पढ़ने का मन था। तो व्याकरण आदि सब ग्रंथ वहाँ, लघु सिद्धांत, कौमुदी आदि ये प्रक्रिया ग्रंथ व्याकरण के पढ़े। और तपोवन में रहे, हिमालय में कुछ भी रहे। और वहाँ एक ऋषि आश्रम, विठल आश्रम है ऋषिकेश में, आप कभी गए होंगे तो
महाराष्ट्र का होने के नाते हम वहां पहुंचे। तो स्वामी जी वहां के बोले, भाई आपको यहाँ तो रहना है तो काम तो करना होगा। हमने भाई वो काम तो करेंगे। स्वामी जी ने बोले, वह क्या काम करेंगे आप, कौन सा काम करेंगे? तो हम स्कूल से तो गए थे, ज्यादा काम का तो अनुभव नहीं था, लेकिन धाड़स किया। हम तो महाराज जी आप जो बोले वो काम करेंगे, आप जो कहेंगे वो ही काम करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई यहाँ गाय की सेवा आपको करना है। तो हमने भाई कहेंगे। तो गौ माता की सेवा में हम वहां जुड़े। और ये कैलाश आश्रम बहुत बड़ा ब्रह्म विद्यापीठ है वहां, वहां से बड़ी बड़ी गाय लाए थे। तो गाय की सेवा करते करते दूध निकालने का काम आया, गोबर उठाने का काम आया, उसकी देखभाल करने का, सभी चारा पानी सब काम हमारे ऊपर सौंपा है। हम भी बड़े हृदय से प्रेम से करते रहे। लेकिन दूध ज्यादा होने से हम निकालने में बहुत कष्ट होता था। निकालना ज्यादा दूध था, इसलिए हाथ वो सब ये हो जाते थे। तो हमारी ताकत कमी थी। तो स्वामी जी ने कहा, भाई ऐसा करो, हर दिन 1 गिलास दूध पिया करो। कच्चा दूध उन्होंने देने का काम शुरू किया हमें। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। कुछ दिन तो हम अच्छे बने वहां, कच्चा दूध मिलने लगा, गाय का गोबर उठने का ये काम होने लगा। और बड़ा आनंद से फिर स्वामी जी कुछ कुछ उसके अनुभव भी बताते गए। तब दिमाग में वहां से फिर हमें ये गाय के बारे में थोड़ा ज्यादा ये होगी होड़ हो गई। तो अब कुछ दिन रहे और स्वामी जी का फिर स्वर्गवास हुआ, वो तितर बितर हुआ, हम भी उदास हुए, हमें वहां रहने में थोड़ा ये हो गया। फिर हम सोचे, वही जहाँ गाय बहुत बड़ी है वहां हम जाएंगे। फिर हम गोकुल आए, वृंदावन आए। तो महिमा भगवान श्री कृष्ण की धरती पे आए। धरती वहां आने के बाद तो और ज्यादा सानिध्य गौ माते का हुआ। गोधन के बारे में तो वृंदावन, ऋषिकेश, ये तो वृंदावन और मथुरा, ये तो सब ब्रजमंडल 84 कोस का जो परिसर है, भगवान जो गाय चराने में ये रहते थे। तो फिर वो भी स्वामी रमन रीति में हम कुछ दिन रहे। तो हम आपके बारे में क्या कहे, हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें ऐसे ऐसे लोगों के सानिध्य में रखा कि कुछ तो अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। तो वहां कुछ दिन, लेकिन हम 4-5 साल वहां रहे, वृंदावन में रहे। बरसाना गए, नंदगांव गए, सब भूमि ओ वहां उसकी सेवा करी। लेकिन घर के लोगों को पता लगा कि भाई शादी होने के बाद 6 साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे। तो हमारे पिताजी ने हमको ढूंढ लाया। एक पत्र हमें लिखा था, वो अंतर्देशीय पत्र लिखे थे। तो वो पत्र माध्यम से उन्होंने हमें ढूंढ के फिर पकड़ लिया और जबरन वो घर लेके आए। तो आना ही पड़ा, पिताजी का बहुत बड़ा ये था हमें। तो आने के बाद फिर क्या करे, यहाँ वो तो सानिध्य रहा, तो इसलिए फिर यहाँ गो सानिध्य में हम रहे। महाराष्ट्र के कुछ संतों में और रास्ते में जो गाय जाने वाली थी, वो गाय हम देख के बहुत दुख होते थे कि वो ये लोग ठूस ठूस के भर के गाय ले जा रहे हैं और ये तो सब कटाई के लिए जा रहे हैं। तो हम महाराष्ट्र के लोग, कुछ जाने माने लोग हैं, उनसे बातचीत करके एक ट्रस्ट बनाया। और ये ट्रस्ट गो रक्षा नाथ, गाय की रक्षा करने वाले नाथ हम खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे। और वो ट्रस्ट बना के 2010 में वो ट्रस्ट बनाया और काम शुरू हो गया। गोपाल गौशाला नाम उसको संबोधित किया और गौशाला का काम चालू। वो गाय आने लगी, गाय की सेवा बढ़ने लगी। शुरू में लोगों ने तो अच्छी सहायता की, लेकिन फिर वो थोड़ी कम होने लगी। तो हम विचार किया, भाई इसके ऊपर क्या करें, अब खर्चा कैसा। हमने तो कुछ किसी को मांगा नहीं, कुछ को ये नहीं किया। तो हम गोबर के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया और
खाद बैग बनाए। हाँ, गोबर की खाद हमने बनाए। शुरू में लोग तो हंसते गए कि भाई ये तो गोबर एक थैला में भर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लोगों को हमने लोगों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते रहे, हम काम करते रहे और उसका परिणाम अच्छा मिलता रहा। गाय जो लोग हमारे गौशाला में लाते थे, उनका जो वो वाहन रहता था, वो खाली जाता था, तो हम उसमें एक बैग प्रसाद के रूप में देते थे। हमारी जो बैग है, आप प्रसाद लेके जाओ। तो जाने के बाद, ले जाने के बाद आप जिस खेत में डालेंगे, जिस फसल में डालेंगे, उसके कुछ हम हमें फोटो उसकी माहिती दे दो। ऐसा करके वो बैग लोग लेके गए और अच्छे लोगों का रिस्पांस मिला। बहुत बड़ी मांगनी हो गई। हमारा खर्चा वो बैग के ऊपर पूरा साल का निकलते गए। शुरू शुरू में थोड़ी ऐसा ही दिक्कत आई है कि भाई हम तो बना रहे, लोग लेके नहीं जा रहे, लेकिन गौ माता ने ऐसा एक जुगाड़ कर दिया कि बहुत बड़ी मांग हो गई और 3-4 लाख 5 लाख तक हम वो बेचते गए, वो खाद की बैग बेचते गए। फिर उसके ऊपर और जानकारी लोग हमें मिले कि भाई ये खाद में आप ऐसा करो, ये डालो, वो डालो। तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो कम पढ़े लिखे थे। स्कूल में चौथी 5वीं कक्षा के बाद तो इधर झुके। तो कुछ जानकारी लोगों को इकट्ठा करके उनके विचार लिए और फिर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण मंडल, इनके कुछ अधिकारी लोग हमें मिले और उन्होंने कहा भाई आप पंचगव्य चिकित्सा और सेंद्रीय खेती का 1 साल का अभ्यास होता है, आप अभ्यास का ये करिए, ये सेंटर खोलिए यहाँ। तो क्या लगता है उन्होंने जो जो बताए वो सब हम तैयारी करके उसकी मान्यता हमने ली महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का वो कोर्स है, मान्यता मिल गई, सबने सहायता की और फिर उसको पढ़ाने के लिए कौन, तो हमने शिक्षक नियुक्त किए उस क्षेत्र के। जो पंचगव्य चिकित्सा वाले कुछ डॉक्टर मिले हमें, गव्य सिद्ध लोग मिले जो इसमें पारंगत थे, उसमें सब ये थे। और सेंद्रीय खेती वाले ये भी हम ढूंढे, वो मिले हमें। गोमाता ने सबको इकट्ठा करके और उनको कहा भाई हम हमारा पहला साल, पिछले साल में हम मान्यता मिली है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी पूछते थे कि भाई ये पढ़ने के बाद क्या हमें होगा, कुछ हमको बताए क्या होगा। हमें भाई हम खेती करने वाले हैं, धरती तो हमारी माता है, गौ भी हमारी माता है, ये सबको हमें ये करना है। तो इसलिए आपको नौकर नहीं मिले तो आप ज्यादा खेती के ये होगा, आपका इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। ऐसा करके हमने पहले साल, पिछले साल विद्यार्थी 30 विद्यार्थी की मान्यता थी, तो 30 विद्यार्थी को उसका एडमिशन लिया। 10वीं कक्षा इसमें ये है, 10वीं कक्षा के आगे इसमें विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हमने इकट्ठे किए, उसका अभ्यास चलता रहा। तो अभ्यास जैसा जैसा अभ्यास होने लगा वैसा वैसा हमारा उत्साह बढ़ने लगा। तो पिछले साल में 30 विद्यार्थी के जो अभ्यास में ये खाद कैसा बनाना, ये दवाई कैसी बनाना गोमूत्र से, ये सब फार्मूले वो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसा जैसा पढ़ते हैं वैसा वैसा अपने घर में, अपने खेतों में उसका प्रयोग करना है। जो जो आपने पढ़े हैं, जो जो आपने ये है, और चिकित्सा अपने ऊपर पंचगव्य की चिकित्सा। तो हम एक छोटा सा उसमें अनुभव बताते हैं कि गाय का गोबर, पंचगव्य में तो गोमय आता है, गोमूत्र
और दही आता है और घी आता है। ऐसा पंचगव्य का ये 5 जो घटक है, तो ये घटक के अपने ऊपर जो चिकित्सा करने का जो ये है, वो हम वो शिक्षक के माध्यम से हम सब ये विद्यार्थी को भी पढ़ाते हैं, और हम उसमें जो अनुभव किए हैं। देखो, हमारे आनंदी में ज्ञानेश्वर महाराज जी का वो ग्रंथ है ज्ञानेश्वर, तो उसमें 18वां अध्याय भगवत गीता का कृषि गौचम, ये ऐसा श्लोक आया है 18वें अध्याय में। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसा एक श्लोक है। तो कृषि गौरक्ष खेत है, इसका बहुत पुराना सानिध्य है। गाय के बिना खेती हम कर सकते नहीं। गाय के लिए खेती होना और खेती के लिए गाय होना। हाँ, जैसा पहाड़, गाय कहाँ चरेगी तो पहाड़ में चरेगी, पहाड़ के लिए गाय हो गई और गाय के लिए पहाड़ होगा। आज हम देखने में हम आता है कि बहुत लोग गाय नहीं पालते। हाँ, गाय न पालने के कारण उनका सब समस्या घर की भी बढ़ गई है। हमारे पुराने लोग घर में गाय रहती थी तो समस्या कम होती थी, घर की बीमारी कम होती थी, दूध मिलता था, दही मिलता था, घी मिलता था, सब ये पुष्ट थे हम। लेकिन वो जब जब जैसी जैसी गाय कम होती गई, वैसे वैसे ये सब समस्या खड़ी। तो कृषि एक वो भी है ज्ञानेश्वरी में, किम बहुना कृषि जीने, मराठी में आप सब ये इसमें तो हर प्रांत के सब लोग हैं, तो आप भाव समझ में जाएंगे। किंबहुना कृषि जीने गोधने राखोनी वर्तने, अगर कृषि जीना है हमारा, हम कृषि के सिवाय नहीं जीते। कृषि, हाँ, किंबहुना कृषि जीने गोधने राखोनी वर्तने। गोधने, गो, गाय को धन कहा है, और सब हम जानते हैं अपना आरोग्यम धन साधन, आरोग्यम आरोग्य को धन, आरोग्य भी धन है, और कृषि को क्षेत्र कहा है, और शरीर को भी क्षेत्र कहा है। अगर कृषि बिगड़ी तो हमारा शरीर भी बिगड़ेगा। तो ये सब बिगड़ने के परिणाम हम देखते हैं, सुनते हैं। हमारी उम्र अभी 60-62 साल की है, लेकिन हमें अभी भी मेडिकल का एक अंश भी हमने शरीर में नहीं डाला। एक भी टेबलेट लेते नहीं, मेडिकल की गोली, इंजेक्शन कुछ नहीं। हाँ, ये सब गौ माता की कृपा है, और कुछ मां सानिध्य है, गौ माता की ऊर्जा है, हमें बहुत बड़ी ये शक्ति देती है। तो दिए है। तो अच्छा, इसमें एक विषय आया कि भाई वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमें ज्यादा इसमें डीप में ज्यादा इसमें, तो हमने ग्रंथ लाए, बनारस गए, बनारस से ग्रंथ लाए, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब ग्रंथ हमने इकट्ठे किए और उनको पढ़ने के लिए दिए। विद्यार्थी को भी, हम भी पढ़ते, उनको भी पढ़ने के लिए दिए। तो इसमें सब ये दिनचर्या कैसी हो, और दिनचर्या में पंचगव्य अपना क्या ये करता है, पंचगव्य का भी दैनंदिन जीवन में ये दिया है। तो ऐसी चिकित्सा सब शिक्षक वृंद ये पढ़ाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपना निजी मैं अनुभव, हम तो ज्यादा नहीं पढ़े लेकिन अनुभव बहुत किए। तो एक दिन की बात है, हाँ, हमारी गौशाला की जो ठिकाना है वो पहाड़ में है, तो बहुत बड़ा अच्छा पहाड़ है यहाँ, तो परिसर भी है। तो एक दिन का अनुभव है, हम आपको बताते हैं। एक दिन एक गाय, सब गाय चरने के लिए निकल गई थी, और किसान ने गाय लेके आया। तो फिर आप ये तो गाय
क्या करेंगे वही, तो एक बहुत बड़ी रस्सी लाई और एक पेड़ को बांधने के लिए हम गए। और जो बांधने लगे तो उसमें हमारे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उसको, गांधीन बोलते हैं। आपके यूपी में और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, वो डंक मारती है। वो जो वो सफेद सफेद घर बना के उसमें रहती है वो। वो गांधीन बोलते हैं, हमारे इधर बहुत बड़ा डंक मारती है। डंक मारने के बाद ये पूरा ये हो जाता है, ज्यादा अंगार होती है उसकी। तो उसका में सफेद घर रहता है, 25 20 50 तक वो घर में रहते हैं वो सब। ये आपको समझ में आता है हम क्या बोल रहे हैं? मध्य हाँ प्रदेश में ततैया बोलते हैं उसको। ततैया ततैया पीली होती है, पीली। जी हाँ जी हाँ, मध्य प्रदेश में ततैया बोलते हैं उसको। हमको डंक मारा, हमारा पूरा शरीर डंक। हाँ, तो हम बोले भाई अब तो हमारा शरीर ये फूलेगा सब ये। तो हम गए गाय गौशाला में और गौमूत्र और शेन एकत्र किया। उस समय तो दूध तो नहीं था। शेन और गौमूत्र एक किया और पूरा शरीर में लेप किया हमारे। जहाँ जहाँ वो डंक मारी थी पूरा शरीर में वो रगड़ दिया, गौमूत्र और शेन रगड़ दिया। तो थोड़ी देर में तो ये उसकी आग कम हो गई, लेकिन शरीर फूला नहीं। जो डंक मारने के बाद शरीर फूलता है वो फूला नहीं। तो हम तो लोगों को बताए कि वही देखो, इतना डंक मारने के बाद भी हमारे शरीर नहीं तो किसी की आंख फूलती है, किसी का गाल फूलता है, किसी का मुंह फूलता है। वो डंक मारने के बाद शरीर फूल जाता है उसका विष। यानी विष नाशक ये ये गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर है, विष नाशक है ये। मुझे बहुत बड़े इसके ये है। ऐसे कुछ कुछ अनुभव हमने विद्यार्थी को बताए, आप आज भी बताते हैं। और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सबको भरोसा होने लगा। गाय तो गाय भी है। देखो आता 3 4 दिन, ये 3 4 महीने की पहले की बात है। जून अप्रैल मई की बात है। हमारी माता, हमें हमें माता पिता हमारे बुजुर्ग है बहुत बड़े, वो भी कुछ दवाई नहीं लेते, शुगर नहीं, बीपी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, खाली खाना पीना और सोना, इतना ही उनका काम है। ऐसे तो हमारी माता कहने लगी भाई हमारे पेट में थोड़ी दाह होने लगा है, पेट में दाह होने लगा है, दिमाग सिर में दाह होने लगा है। तो इसके लिए क्या करे, वो तो अस्पताल में जाती नहीं, इंजेक्शन कुछ तो लेती नहीं। तो हमने कहा भाई क्या करे। तो सोचा हमने कि गाय अपनी ये समस्या दूर करेगी। गाय के पास गए, गाय को रोटी खिलाई, उसको एक नमन किया कि भाई ये समस्या हमको हल करना है। तो गाय ने फिर संकेत थोड़ा दिया है, तो खुजलने के बाद तो ये करती है, प्रसन्नता देती भी है। तो हम गोबर उठाए लाया, गोबर लाया, अपना गौमूत्र लाया और उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा दही घर का घी डाला और उसका एक लेप करे, एक बर्तन में उसको घोला। उसका घोल पैर में हम तलवे में हमने लेप किया, तलवे में, पाय के दोनों तलवे में थोड़ा एक आधा 1 फुट तक ऐसा पाय के ऊपर उसका लेप किया। और लेप करने के बाद वो घंटा 2 घंटे उसको पैर में सुखाया। तो ऐसा 3 4 दिन के बाद वो समस्या कम होने लगी, वो अंगार कम होने लगी, दाह कम होने लगा। जो शरीर की जो उष्णता थी वो गोबर से वो खींचने लगी और शरीर शांत हो गया। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में कुछ गड़बड़ हुई तो वो सोते नहीं, विचार करते हैं, कुछ किसका बोलने का अपमानित उनको सहन नहीं होता, इसलिए वो ये ऐसी बात होती है। तो लेप करने के बाद 5 दिन में वो सब शांत हो गया। तो हम भी बोलते गए, ये अनुभव हर एक को बोलते गए कि भाई जिसको दाह होता, जिसकी कुछ हो, गाय के
गोबर का लेप, ऐसा है पंचगव्य का लेप, आप शरीर में, शरीर के पैर में तलों में लगाइए, देखो अनुभव। तो ये भी बहुत बड़ा ये हो गया। तो हमारा जो रहने का घर है वो गो विज्ञान भवन नाम दिया हमने, गो विज्ञान भवन। नीचे में गाय के गोबर का लेप होता है, दीवार में भी गाय का लेप होता है, गोबर का लेप होता है, और ऊपर का तो लकड़ी का है। ऊपर का तो पुराने जमाने की जो लकड़ी रहती है, वो लकड़ी के वो ये रहते हैं। तो जो लोग आते हैं, हमारे घर में पंखा नहीं है, हमारे घर में कुछ एसी नहीं है, लेकिन इतना ठंडा है, इतना प्रसन्न है। तो ये पुराना जो हमारा जो रिवाज था, गाय के सानिध्य का, पंचगव्य के ये प्रयोग का, तो आज भी हमें सुखद देता है, आज में हमें प्रेरणा देता है। तो ये पंचगव्य में ये जो अब अभी जो ये बनते हैं, जो टेबलेट कुछ ये बनते हैं। तो हम और एक आपको छोटा सा पंचगव्य का अनुभव बताते हैं। गाय हर रंग की होती है, सफेद गाय, लाल गाय, काली गाय और मिश्र गाय, ये सब गाय। तो हमने सबके गोमूत्र पकड़े और एक शीशी के इसमें एक बड़ा फ्रेश बाटली में उसको रखा। तो सबके अलग अलग रंग दिखे हम, सब गोमूत्र के रंग अलग अलग दिखे। तो उसका क्या कारण होगा, हमने उसका थोड़ा निरीक्षण किया कि कारण क्या होगा। जो काली गाय का होता है, गाय गोमूत्र था, वो सबसे गाढ़ा था और सबसे ज्यादा पीला था, सबसे ज्यादा गाढ़ा, सबसे ज्यादा पीला। तो हम सुनते थे कि ये कामधेनु गाय, काली रंग की जो गाय होती है, वो औषधि गुण में ज्यादा होती है। सूर्य किरण गाय में ज्यादा समाहित होते हैं, काली गाय में। और गाय के ऊपर तो हमारे ग्रंथों में हमें सिखाया है कि भाई सूर्य की तो नाड़ी उसमें रहती है, हर गाय में तो रहती है, लेकिन काले रंग का जो कामधेनु का जो लक्षण बताया है वो थोड़ा अलग है। जैसा पेड़ों में अलग अलग स्तर होते हैं, वैसे ही ये पशुधन में भी अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे अधिकार, जैसे मनुष्य में अधिकार है, जैसे मनुष्य में 3 प्रकार के लोग हैं। हाँ, कुछ अधम होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ उच्च लोग होते हैं। ऐसे ही गो पशुधन में भी ऐसा ही देखने में आया है। हाँ, कुछ गाय देखो तो पास आने नहीं देती, मारती है। हाँ, दूध भी निकालने नहीं देती, बहुत बड़ी मचान करती है। ऐसा एक स्तर होता है। दूसरी गाय जो मध्यम होती है, और एक गाय तो बहुत बड़ी सज्जन होती है। सब उसमें वो सात्विक गुण होते हैं। जैसे हमारे शरीर में सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण होते हैं, ऐसे पशुधन में 3 स्तर होते हैं। कुछ गाय तमोगुणी होती है, कुछ गाय रजगुणी होती है, और कुछ गाय सात्विक होती है। सात्विक जो गाय होती है वो देव समान, किसी को मारती नहीं है, दूध भी निकालने देती है, उसको प्रेम भी ज्यादा रहता है। तो गाय तो सभी ये है, वो तो भगवान की सब ये है, निसर्ग की ये सब देन है। वो प्रकृति जैसी जैसी बनाई है, लेकिन वो पवित्र है। गाय उसी भी हो, वो पवित्र है। गाय के गोबर भी पवित्र है, क्योंकि उसमें जो तत्व है वो हमारे लिए बहुत बड़ी ये देने वाली है, शक्ति देने वाली है, ऊर्जा देने वाली है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, वो जो काली गाय थी, जिसका गोमूत्र बहुत गाढ़ा था, बहुत गाढ़ा था, बहुत पीला था। तो हमने उसका गोबर ये किया। हमने ऐसा उसमें पढ़ा कि सूर्य और चंद्र जैसा ब्रह्मांड का काम करते हैं, ऐसे गाय में ही ये सब कार्य चलता है। गाय में सूर्य के केतु नाड़ी जैसी है, वैसी है चंद्र का भी, वो अमृत तत्व लेती है। और उसके जो सिंग होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, उसका शरीर होता है, इसके ऊपर अब बहुत बड़ा ये गहन अभ्यास है। लेकिन हम उस तक नहीं पहुंचते, हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है। तो हम उसका गोबर इकट्ठा किया पूर्णिमा के दिन। हाँ,
पूर्णिमा के दिन गोबर आ, सुखा उस नहीं वो रहते हैं पाउडर बना पाउडर कप के और उसके छोटे छोटे बन छोटे छोटे ये बनाइए। और जिसको एसिडिटी होती है, एसिडिटी अम्ल पित्त होता है, बहुत लोग तरसते हैं। इस जमाने में तो हर घर के लोग तरसते ही तरसते दिखते हैं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। वो सब पीड़ा से दुखी है, क्योंकि वो माँ से दूर भाग रहे हैं, गाय देश भाग रहे हैं। वो तो पीड़ा होनी ही होनी है। गाय माँ के पास बच्चा आता है तो सुखद अनुभव करता है, और माँ को छोड़ के जो भटकता है तो रो का तो उसको ये होगा ही होगा। तो हम ये लोगों को ये पूरी दे दी कि भाई ये क्या कर, ये जो गाय के गोबर की जो राख जो भस्म है, गाय की गोबर वो जलाने के बाद जो भस्म होता है, थोड़ा आपके वो आवाज कट भस्म रही है, हम आवाज कट कट के आ अच्छा रही है जी। हम प्रवास में हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा अभी आती है? आ रही है, हेलो, आ रही आ रही आ रही है जी। तो गोमय गोमय भस्म जो होता है, हम थोड़ा आवाज बढ़ाते हैं। गोमय भस्म होता है, वो भस्म एक भस्म लेना है, एक हल्दी लेना है, एक मात्रा गुड़ लेना है। ये समान मात्रा तीनों में भस्म, गोमय भस्म, हल्दी और गुड़ एक समान मात्रा में लेना है। सुबह लेना है और शाम भी लेना है। आप 4-5 दिन में देखो, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। आपका अम्ल पित्त जो एसिडिटी है वो सब खत्म हो जाएगी, पूरा वो खत्म हो जाएगा। ऐसे हम बहुत पेशेंट देखे, अभी आते हमको लेने, हमारे यहाँ हम फ्री में देते हैं, इसका कुछ मूल्य नहीं लेते। कुछ करने में कुछ कठिनाई होती है, उसकी ही कुछ मूल्य लेते हैं। बाकी हम जो सुलभ सुलभ वाले जो दवाई है वो फ्री में देते हैं। तो दूसरी ये बवासीर है, बवासीर का भी बहुत बड़े लोग है, आज भी बवासीर वाले लोग बहुत बड़ी कठिनाई जुड़ रहे, ऑपरेशन कर रहे हैं, तरह तरह के क्या 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 दवाया खा रहे, कुछ पर ये भस्म वो भी काम करता है, लेकिन वो छाछ में लेना है। यानी एक गाय का भस्म अलग अलग उसमें जर लिया तो उसकी सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं, सब रिजल्ट अलग अलग होते हैं। हाँ, हल्दी में लिया तो रिजल्ट अलग होगा, छाछ लिया उसका रिजल्ट अलग होगा, गर्म पानी में लिया उसका रिजल्ट अलग होगा। और आपने ठंडे पानी की रिजल्ट अलग है, गर्म पानी में लिया उस मुझे कितना अद्भुत ये गाय का पंचगव्य का ये अभ्यास है। और तो हम चाहेंगे इस आप अपने पास में आज तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली है। हाँ, हमारे यहाँ नामदेव जी महाराज हो गए कि जो पंजाब में भी आए थे, कीर्तन के माध्यम से पूरा भारत हमारे संत शिरोमणि जी महाराज गुरु मान सुना है नाम। तो ये नामदेव जी के ग्रंथ में एक नामा मने गाय भाग्यवंता घरी। हाँ, नामदेव राय बोलते हैं जो गाय होती है, उन्होंने तो एक बादशाह ने उनके चरित्र में लिखा, मरी गाय उन्होंने किया था, और भगवान की कृपा से बहुत बड़ा वो चित्र का ये विषय आपको नहीं वो सब बताएंगे। लेकिन हर संत के, हर प्रांत के, हर स्टेट के जो संत हुए हैं, वो जो प्रचलित संत हुए, उनके वाङ्मय का बहुत बड़ा महत्व दिया है। वेदों में दिया है, पुराणों में दिया है, लेकिन हम उस तक पहुंचते नहीं। तो हम आप क्या कर रहे हैं,
हर एक प्रांत के संत की जो पंक्तियां है, गाय के बारे में, पंच के बारे में, और किसी के बारे में, ये है के विचार। हमारा भारत ग्रामीण, हमारा भारत आज भी गांव, इसमें हमें सुनने में आता है रो गांव की ओर। गांव में क्या है, तो गांव में की सेवा है, गांव में आगे है, गांव में प्रकृति है, गांव में सब सब्जियां है, धान है, सब गांव में है। शहरों में शहरों में हाय हाय, हाँ शहरों में हाय हाय। एक आपने बहुत बड़ा था, शहर में और गांव में अंतर क्या है, उसकी बात अलग थी, लेकिन हमको बहुत बड़ी रोचक लगी। शहर में और गांव में अंतर क्या, तो उन्होंने कहा किसी के शहर में घर में बात है, शहर में गाय भटक भटक के घूमती है। हाँ, आंगन में कुत्ते रहते हैं और गाय भटक के शहरों में, किसी कोई को खिलाता नहीं, कोई उसकी देखभाल करता नहीं। और देहात में जाओ, ग्रामीण में जाओ, तो आंगन में गाय रहती है और कुत्ते भटकते रहते हैं। देहात में, ग्रामीण में कुत्ते भटकते हैं, गाय आंगन में रहती है। तो जिस घर में गाय है वो तो घर समृद्ध ही होगा, वो तो घर संपन्न ही होगा। आज हम देखो, जिस खेत में गाय रहती है, जिस खेत में गाय घूमती है, एक और इसमें आप देखें, आप कर देखे, हमको तरुण जोड़ना है हमें इस ग्रुप में जो तरुण है, उनका, और जो आमचे माता भगी क्या कहने के इसमें ये थी, जो गोकुल जो काम करती थी गाय की, उसको गोपी कहते थे। तो आज भी घर में गोपिया का है, गोपिया अगर खड़ी हुई तो गाय बचेगी, नहीं तो गाय नहीं बचेगी। हाँ, गाय के लिए माता भगिनी आगे आना है। माता भगिनी बहुत बड़ा ये था गौपालन में। गोकुल में जो गाय हम सुनते हैं, ब्रज में जो गाय सुनते हैं, तो सब आज भी वहाँ जो माता है वो गोपी किया है, उस गोपी बोल तो दादी आवाज कट रही है बहुत, आवाज नहीं आ पा रही बराबर। जो नेटवर्क का इशू होगा जी। हम तो अब रुके हैं, हम प्रवास में थे, लेकिन हम रुक गए आपको ये सुनने के लिए। तो बराबर आवाज आ रही है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी आ रही है? झारखंड में आ रही है वहां से। अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। कुछ प्रांत अभी में आप जिस जगह पर हैं, नेटवर्क, हम तो अब रुके थे, हम प्रवास में थे, लेकिन हम तो रुके, अभी एक ही जगह बैठे। हमने वहाँ प्रवास में थोड़ा नेटवर्क का हलचल होता है, इसलिए हम रुक गए। आपको 10-15 मिनट हम यहाँ भी रुके कि आपका समय हो तब। तो आवाज तो आ रही है क्या, नहीं आ रही है? हम सुन पाए क्या नहीं हमारा? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी 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 जी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। कुछ नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन हम जो ग्रुप जो है हृदय का ग्रुप है, जीव का ग्रुप, अच्छा लगा। हम सुने काका जी बोल रहे थे, हमारा हृदय में तो हम सब हम के गोपाल कृष्ण के। आप भाई साहब उस जगह से थोड़ा हट जाएं, जहाँ आप बैठे हैं उस जगह से थोड़ा हट जाएं, नेटवर्क कट गया बार बार। अच्छा, अभी सब हटते, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। देखो अब अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है थोड़ा। हाँ आ रहे अभी। हाँ, तो ये जो ग्रुप में जो हम महानुभाव है, सब ये हृदय के लोग हैं। और हमारा हृदय विशाल हो, हमारा हृदय संकुचित न हो। अगर विशाल हृदय करना है तो हमें गौ सेवा में आना ही आना है। अगर हम गौ सेवा में नहीं आए तो हमारा हृदय संकुचित होगा, स्वार्थी होगा,
और विषय विकारों से बहुत बड़ा ग्रसित होगा। हम देखते हैं गाय अपने बच्चे के लिए जैसी दौड़ती आती है, गाय तो बछड़ा देती है लेकिन उसका लक्ष्य ज्यादा करती है गाय। हाँ, अब ये पहाड़ों में जो गाय चरने में रहती है, 4 घास खाती है और बच्चे का ध्यान देती है, 4 घास खाती है, बच्चे का ध्यान देती है। ऐसा ही जिस घर में अगर हम गाय पाले तो सब परिवार का लक्ष्य देने वाले हमें मिलेंगे। नहीं तो आज हम सुनने में आ रहा है कि कोई अपने परिवार का लक्ष्य नहीं देता है, किसी को कुछ खबर लेता नहीं है, बूढ़ा बाप होता है उसको कुछ कोई उसको संभालने को तैयार नहीं है, वृद्धाश्रम बहुत बड़े निकल रहे हैं। तो हम चाहेंगे जिस घर में गाय होगी, जिस घर में गौ सेवा होगी, उस घर का वातावरण बहुत बड़ा मिलजुल का देखने में आया है। हृदय बड़ा होना है, हृदय विशाल, आता हृदय आपले चौफाळूनिया भले। हृदय हमारा विशाल हो, हृदय हमारे विचार विशाल हो, तो इसलिए हमें पंचगव्य से जुड़ना है, हम धरती से जुड़ना है। हम अगर ये नहीं करे तो आने वाली जो पीढ़ियां है वो बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हो रही है। तो हम क्या बोल रहे थे, पंचगव्य चिकित्सा ये पुरानी चिकित्सा है। हमारे भारत में, भारत ये ऋषि मुनि का देश है। भारत महान पूर्व भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। महानता क्या है, तो स्वावलंबन ही महानता है। हाँ, आत्मनिर्भर ही महानता है हमारी। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, हमारे पास गाय थी, हमारे पास समस्या का हल था। जिस घर में गाय रहेगी उस घर में बड़े बड़े बछड़े होंगे, बैल होंगे, वो खेती करेंगे, दूध होगा वो आरोग्य देगा, गोबर होगा वो खेत में जाएगा, अच्छा अनाज पैदा करेगा। ये जो चेन थी, चेन हमारी चलती थी। लेकिन ये षड्यंत्र किया, ये षड्यंत्र के बारे में गाय सब नष्ट करने का एक बड़ा प्लान बना दिया, विदेशी गाय आने का प्लान बना दिया, ये सब ध्वस्त कर दिया। हमारी परंपरा, हमारी ग्रामीण परंपरा, हमारी चिकित्सा परंपरा सब जला दिए ये दुष्ट लोगों ने। तो हमें उसके ऊपर अभी आज भी हम सुधर जाते हैं, सुधरने में हम ज्यादा नहीं समय लगेगा। लेकिन हम सबसे कर जोड़ से विनती करते हैं कि आप गाय के पास आइए, गाय के सानिध्य में आइए, गाय से गोबर से हमारे यहाँ गौशाला में बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट चल रहा है अभी। अगर किसी को देखना है तो हम फोटो भेज देंगे। बहुत बड़ा प्लांट है कि जिस प्लांट का जो पावर है पूरे गांव में मिलेगा। उसमें उसकी सप्लाई करने की उसमें योजना है, वो बलून भरने की है, वो ग्राम पंचायत को हम आगे करके वो लाया है। तो उसकी स्लरी जो होती है, उसके स्लरी में हमारे खेती के लिए हम बहुत बड़े अलग अलग फार्मूले बनाते हैं। तो एक दिन वो फार्मूले के ऊपर हम थोड़ा समय देंगे तो हम ज्यादा अपनी बातों का विस्तार न करके ये हृदय वाले सब जो महानुभाव है इस ग्रुप में, हम सबको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और हम तो शैक्षणिक इसमें देखो, हम भी इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आता है। कल एक लौकी काका जो रात में हमें ब्रज गोपाल जी ने हमें एक मुलाकात करी, बहुत बड़े हमारे ब्रज गोपाल जी का हमें ये आश्चर्य लगा। एक उन्होंने एक फोटो निकाल भेजा हमें, तो उनके घर में सब अलग अलग लौकी दिखी, अलग अलग लौकी के फल दिखे, जो 7 फीट के थे, कुछ 5 फीट के, कुछ 4 फीट के, कुछ गोल, कुछ लंबे, कुछ ऐसे, कुछ वैसे। अरे क्या भारत की महानता है भाई, एक बीज में अलग अलग सब नमूने। तो ये धरती की महानता, बीज की महानता हमको जतन करना है। हम आप बीज बैंक ही बना रहे हैं। ग्रामीण ये पहाड़ों में आदिवासी लोग आज भी
हमारे भारत की बहुत बड़ी आज ये बीज की ताकत वो बनाए रखे है। उनको हमें आगे लाना है कि जो पहाड़ों में रहते हैं, अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं, गाय के उनको कुछ दवाइयां नहीं लगती, कुछ हॉस्पिटल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। अरे उनके रहने का भी ठिकाना नहीं है बराबर। उनके अंग शरीर पे कपड़ा भी ज्यादा बड़ा ये नहीं है, लेकिन वो सुखी है। वो शारीरिक सुख बहुत बड़ा आज भी उनके पास जाने के बाद देखने में आता है। और हम बंगलों में रह के हाय हाय कर रहे हैं। क्या रहने का है ये? हम हमारे जीवन की उपलब्धि क्या की है? हम हमारे जीवन का निष्कर्ष क्या है? हम पढ़ने में क्या हमें हाथ में लाया है? क्या पढ़ा है हमने? सब विध्वंस करने वाला हमें पीड़ा है। गाय के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम चाहेंगे हम अपने बच्चे को गाय के बारे में पीएचडी कराओ, गाय के बारे में अभ्यास में उतराओ। तो हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का ये पंचगव्य चिकित्सा का वो एक कोर्स लाया है, पैरामेडिकल कोर्स बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट कोर्स है ये। वो हम खड़ा करना है हर गांव के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जिले के लोग इसको जोड़ना है, तरुण जोड़ना है। तरुणाई बहुत बड़ी ताकत है हमारी, और ये कर सकते हैं। इनका माइंड चेंज करना है, इनको इनके हाथ में देना है ये सब। ये तो ज्यादा न करके हमारी बात को हम विराम देते हैं। किसी के प्रश्न हो तो 10-15 मिनट आप प्रश्न के ऊपर भी रखने वाले थे। 8 बजे आपको सबको रुकना है। हम पुनश्च हमें रंजना दीदी किन्हीकर को हम यहाँ प्रणाम करते हैं कि आपने ये बहुत दिन से, हम ये योगा में भी बहुत दिन से हम ये जुड़े हुए, लेकिन ये व्यस्तता के कारण ज्यादा हम समय नहीं देते। लेकिन हम ये सब रास्ते हमारे सुख के लिए, हमारे उत्थान के लिए। हाँ हाँ, अगर हम उत्थान हुए तो परिवार उत्थान होगा। परिवार उत्थान होगा कि एक गांव की गली उत्थान होगी, और गांव का उत्थान होगा तो वो तहसील का, जिले का, राष्ट्र का, ये सब हमें देखने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। कुछ ज्यादा बोलने में ये होगा तो हम क्षमा चाहते हैं। वंदन सबको। जय गौ माता। अब मैं जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। और बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हमारे गौ भक्त और मार्गदर्शक आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता महोदय को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी यहाँ प्रवीण जी का हैंड रेस है बहुत देर से, प्रवीण कुमार जी। तो आदरणीय प्रवीण कुमार जी अपनी बात रखें, अगर कोई सवाल हो सादर आमंत्रित है। भाई साहब, पहले तो सभी को जय श्री राम। और शिवाजी राव जी जो हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद है। और आप मेरी बात को यदि ध्यान से पूर्वक सुन रहे होंगे तो आपके लिए एक शुभ समाचार ये भी है कि बहुत जल्द ही लगभग 7 से 8 महीने के अंदर में पंचगव्य चिकित्सा को पूर्ण रूप से मान्यता दिलाने का कार्य हम कर रहे हैं। और संभावित रूप से 7 से 8 महीने के अंदर में इसको BAMS और MBBS के बराबर का दर्जा मिल जाएगा, यदि धन्यवाद। तो बहुत बड़ी जी, बहुत बड़े आज का अपना उद्बोधन हमें बहुत हृदय तक ये हो गया। ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है जी। मैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा और मेरी टीम पूरी इसमें सतत प्रयासरत है। पिछले 2 वर्षों पूर्व हमने नेचुरोपैथी को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दिलवाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ अब हम विदेशों में भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स की वैल्यू बन गई है एज अ MBBS डॉक्टर के समकक्ष, इक्वलेंट है बिल्कुल। हम MBBS और BNYS जो होती है वो इक्वलेंट है। ऐसे ही हम अब पंचगव्य चिकित्सा पर भी, इसको भी मान्यता दिलाने पर काम कर रहे हैं। और आप जैसे जो गौशाला संरक्षक हैं या इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पंचगव्य के, और भी साउथ में चल रहे हैं, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, कर्नाटका में है।
तो ऐसे पंचगव्य के इंस्टीट्यूट्सों से बहुत सारी चीजों जगहों से हम जुड़े हुए हैं और नई नई जगहों को हम वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास भी करते हैं, लोगों को शिक्षित भी करते हैं, पंचगव्य की औषधियां निर्माण करते हैं। जैसे अभी आपने 2-3 औषधियां बताई हुई है, आपने गोबर पर ज्यादा काम किया हुआ है ना। जी जी अभी जी। प्रवीण योगाहार, कुमार आज जी, के योगाहार कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट लिया गया था योग के अंतर्गत में, पीसीओडी और पीसीओएस। ठीक है, आदरणीय प्रवीण कुमार जी को सुनेंगे एक दिन। आपका पूरा पूरा दिन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आदरणीय प्रवीण कुमार जी को हम सुनेंगे। आपके द्वारा की गई गतिविधियां हम सब जानेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप जो है जरूर हमें मार्गदर्शन दें, और कल आप अगर समय हो तो कल प्रदान करें अपना मार्गदर्शन आदरणीय प्रवीण प्रवीण कुमार जी। जी, आपका नंबर भी हमें थोड़ा मिले तो हम इंस्टीट्यूट में आपकी सहायता करेंगे, थोड़ा लेंगे। हम आप बहुत बड़े इसमें एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इसलिए हम आपसे विनंती करते हैं। भाई साहब, आपने थोड़ा सा पहचानने का प्रयास किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। बाकी के योगाहार टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है ना। शिवाजी राव जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो आपने एक काली गाय के ऊपर प्रयोग बताया हुआ है, जो अभी आपने चर्चा करी थी, दोबारा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार का गुप्त प्रयोग ना बताएं, क्योंकि वो अध्यात्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, और जितने भी आपके पास में यदि एक रंग की काली गाय हो, जिसका पूरा रंग काला हो, तो उसका जितना गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं आप कर लीजिए, मैं सारा की सारा ले लूंगा आपसे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही बात, सही बात। हम क्षमा मांगते हैं, हम कुछ भावना प्रधान से बोलने जी जी गए हम बिल्कुल, मैं हो। समझ गया था भाई साहब, आपकी अपने पूरी लोग हैं सब, इसलिए भावनाएं समझ अपने गया घर था। में, अपने क्योंकि घर आपने में बोलने। जिन स्वामी जी का नाम लिया हुआ था, उनके जो बाद में प्रतिनिधि है, उन लोगों से मेरा बहुत संपर्क है, और ज्ञानेश्वरी पर मैंने बहुत सारा काम किया भी हुआ है। जी जी जी। पंचगव्य चिकित्सा, पंचगव्य जो है सिर्फ गोमूत्र या गोबर तक सीमित नहीं है। पंचगव्य के अंदर में ऐसे ऐसे दुर्लभ योग बताए गए हुए हैं, या जब हम औषधि निर्माण करते हैं तो सर दर्द, एक नॉर्मल दर्द से लेकर कैंसर तक की दवाइयां बनती है उसमें, और 100% रिजल्ट देती है। जी, बहुत सुंदर आदरणीय प्रवीण कुमार जी। और आप अपना नंबर इस पर चैट बॉक्स में डालने का कष्ट करें, ताकि सदन को आपका नंबर प्राप्त हो और आपसे निवेदन करें कि अगले दिन आपका जो है मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस संवाद पर अपना कमेंट प्रदान करने का कष्ट करें। फिर मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करूंगा। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ता शिवाजी राव का बहुत उनके जो द्वारा किए गए कार्य हैं उससे हमें मार्गदर्शन मिला, और निश्चित रूप से जो कार्य आप कर रहे हैं अपने आप का एक अभिनव प्रयोग है, और इसको सरकार के द्वारा स्किल मिशन के द्वारा जो मान्यता मिली है उससे एक नए रास्ते, नए आयाम खुले हुए हैं। मेरे जो प्रश्न हैं वो अब क्योंकि समय भी हो गया है, तो इसको हम आगे भी जब समय मिलेगा तो शिवाजी राव जी से पुनः चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है वो ये है कि जो बच्चे आते हैं आपके वहाँ 30 जो जिनका चुनाव हुआ, उसको चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, और वो चुनाव कैसे होता है, क्या कोई एग्जाम होता है, क्या कोई प्रक्रिया होती है? क्योंकि अगर वो स्किल डेवलपमेंट मिशन है तो सरकार के द्वारा एक नियत प्रक्रिया के अंतर्गत ही उनका चयन होता होगा, और उसके आधार पर ही फिर उसको आगे 1 साल उपरांत होने के बाद वो जो कार्य करेंगे उसके बारे में क्या रणनीति है, क्या योजना है, और उन बच्चों का क्या मानना है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, खुद अपना करेंगे, व्यवसाय करेंगे, या उनको कहीं पर जगह भी, जैसा भी प्रवीण जी ने कहा कि अब इसको पूर्ण मान्यता एमबीबीएस की तरह मिलेगी, तो क्या उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, उतना ही अवधि का रहेगा? ऐसे कुछ सामान्य से प्रश्न है। इसको आने वाले समय पर अगर होगा, आज नहीं हो पाती है चर्चा, तो हम आने वाले समय पर भी इसकी चर्चा करेंगे। और जो दूसरा है, जो आपके वहाँ 1 साल की जो कक्षा है उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मतलब उसके लिए क्या फैकल्टी है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना प्रैक्टिकल है, कितना थ्योरी है,
और एक दिन अगर आपके जहाँ पर आपकी कक्षा चलती है और उसके स्थान को भी आप ऑनलाइन अगर दिखा देंगे तो सबको और ज़्यादा सहजता होगी इस चीज़ को समझने के लिए कि ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और साथ ही अनुरोध ये भी है कि बच्चों में से 1-2 बच्चे अगर इस आने वाले समय पर एक कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं और वो भी अपने अनुभव को बाँटते हैं, तो यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं, उनको इसके बारे में और ज़्यादा स्पष्टता होगी कि वो उनके क्या अनुभव हैं और उनको कैसा लग रहा है और उसको आकर के उनकी कार्य योजना कैसी है। तो ऐसा करके शायद हम इस चीज़ के बारे में और अच्छी तरह से समझ पाएँगे और लेकिन आपके जो प्रयास हैं और आपका विशेष रूप से जो बचपन का अनुभव है निश्चित रूप से वह भी प्रेरणादायक है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो जीवन की यात्रा रही है उसमें उस अनुभव का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि उसी की फाउंडेशन की वजह से जिस स्वामी जी ने आपको इस चीज़ की तरफ कार्य दिया और आपने भी पूरी रुचि के साथ वो कार्य किए, उससे एक नींव बनी है और नींव के आधार पर ही आप जो आज कार्य कर पा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मेरा ऐसा लगता है। तो मेरा अब तो वैसे समय हो गया है, तो समय को देखते हुए जो भी आज के कार्य होते हैं, चर्चा होती है, उसको आगे ले जाने का करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद शिवाजी राव जी। नमस्कार, धन्यवाद। जी जी, नमन नमन जी, नमन जी जी। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और आदरणीय शिवाजी राव जी से जो सवाल आदरणीय पवन कुमार जी के हैं वो अगले सत्र में निश्चित दूसरे दिन रंजना जी चर्चा कर लेंगे आपसे, तो आप अपना समय प्रदान करें। तो उस दिन जो है सिर्फ प्रश्न उत्तर ही रहेंगे और 8 बजे के पहले आदरणीय रविशंकर मेहरा जी और डॉक्टर किशोर दुबे जी के 2 एड्रेस हैं, जिसमें मैं रविशंकर मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ और अंत में डॉक्टर किशोर राव जी को। जी आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा रही और मैं तो शिवाजी राव जी से ये पूछना चाह रहा था कि आपके प्रयोग तो बहुत ही अद्भुत भी हैं। क्या आप पीलीभीत जा रहे हो? जी पीलीभीत जा रहे हो आप? हाँ जी, सोच रहे जाने का उसका। स्वागत स्वागत। जी बढ़िया, मैं भी सोच रहा हूँ। जी ओम। जी जी, ओम। धन्यवाद मेरा जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी अपनी बात रखें और बात कर रखने के बाद आप सबका आभार भी आप ज्ञापित करेंगे। आज का समापन भी आज के आपके द्वारा होगा। डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद गुंडलाल जी। आज के अतिथि ने बहुत अच्छी चर्चा रखी और जो पवन सर ने जो बात कही थी वो निश्चित रूप से उसके जवाब मिले तो सबको फायदा होगा। मेरे मन में एक सवाल है मुख्य अतिथि जी, आपने बहुत अच्छा एक प्रयोग बताया हमको कि काली गाय, सफेद गाय और अलग अलग ब्राउन कलर की गाय, इसके सबके आपने अलग अलग गोमूत्र इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद में उसमें कपिला गाय का जैसा बहुत गाढ़ा था और वगैरह जो बताया, वो ये तो एक बात हो गई। लेकिन इन गोमूत्र के अलग अलग पेशेंट पे क्या परिणाम हुए, क्या हुआ, उसका अध्ययन हुआ या उसका कुछ केमिकल स्टडी हुआ, ऐसा अगर कुछ हुआ है तो बताइए या फिर आगे आप बता सकते तो भी चलेगा। तो गोमूत्र अलग अलग कलर की गायों के गोमूत्र इकट्ठे करने के बाद उसका विश्लेषण और उसके रोग दुरुस्त करने में क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद। जी 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 जी, अगले सत्र में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय पवन कुमार जी के इन सवालों का जवाब आदरणीय शिवाजी राव जी देंगे। और आज के कार्यक्रम का समापन करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय इस कार्यक्रम की जो जिन्होंने इनको आमंत्रित किया है, आदरणीय शिवाजी राव जी को, आदरणीय रंजना किनीकर जी, आप आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। चलिए, शायद वो है नहीं रंजना जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी को। शरद वर्मा जी आए। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की बहन जी ने योगशाला बहुत अच्छी कराई और आज हमारे जो गौ माता के प्रेमी, गौ माता के भक्त को सादर प्रणाम। और
सदन में सभी जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही सभी लोग जुड़ें और भी साथियों को जोड़ें और जितनी चीजें सीख रहे हैं वो अपने गांव, शहर, मोहल्ले सब तक पहुंचाएं। फिर कल नए अतिथि के साथ, नए योग के साथ सुबह 5:30 बजे। जी ओम, प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।